नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की मिड एयर रिफिलिंग प्लेटफॉर्म को लेकर है और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी मिड एयर रिफिलिंग एयरक्राफ्ट की फ्लीट को काफ़ी हद तक इंक्रीज करने का फैसला किया जा रहा है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास 6 IL-78 MKI टैंकर मौजूद है जो 2003 से 4 के बीच खरीदे गए थे। इन्होंने अपना काम तो अच्छा किया है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के मुकाबले काफ़ी कम है और इसके अलावा जो IL-78 जैसे एयरक्राफ्ट है इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी रेट भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि 50% के आसपास ही होवर करता है। यानी कि हर समय 6 में से बस 3 ही एयरक्राफ्ट होते हैं जो ऑपरेशन के लिए रेडी होते हैं, जो कि किसी भी लार्ज स्केल की कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को कभी भी मैच नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 6 एरियल टैंकर को खरीदने का प्लान बनाया गया था, लेकिन अभी इस प्रोग्राम को थोड़ा रिवाइज करने का फैसला किया जा रहा है और अभी कुल मिलाकर 12 के बदले 18 एरियल टैंकर को अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान बनाया जा रहा है। इसके लिए अभी HAL और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से एक जॉइंट प्रपोजल को इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया जा रहा है, जिसमें वो सिविलियन बोइंग एयरक्राफ्ट को एक टैंकर के तौर पर या MRTT एयरक्राफ्ट के तौर पर मॉडिफाई करके एयरफोर्स को ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा एयरबस की तरफ से भी अपनी A330 MRTT एयरक्राफ्ट को डायरेक्टली इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया जा रहा है और साथ ही एम्ब्रेयर की तरफ से भी अपनी जो C390 एयरक्राफ्ट है जिसको अभी भारत को ऑफर किया गया था उसे भी सेम प्लेटफॉर्म के तौर पर मॉडिफाई करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, जो कि नए प्लेटफॉर्म के तौर पर शायद इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे सस्ता ऑप्शन भी होने वाला है। अभी तक इंडियन एयरफोर्स का स्पेसिफिक प्रोक्योरमेंट प्लान क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स अभी मल्टी प्लेटफॉर्म अप्रोच को यहाँ पे ऑप्शन करने वाला है ताकि अपनी अलग अलग रिफिलिंग नीड को पूरा किया जा सके और एक ऐसे एयरक्राफ्ट को यहाँ पे खरीदने का प्लान किया जा सकता है जो कि सिर्फ एरियल टैंकर के तौर पर नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर बाकी ट्रांसपोर्टेशन रोल को भी कंडक्ट कर पाएगा, जिस वजह से MRTT प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाने वाला है। और अभी इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किए गए सभी ऑप्शन को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कंसिडर किया जा रहा है। आज की अगली अपडेट DRDO के एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेके है। DRDO अभी पिनाका रॉकेट के एक नए वेरिएंट पर काम कर रहा है जिसका रेंज 120 किलोमीटर ज्यादा होने वाला है। इस नए वर्जन का फैब्रिकेशन मिड 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है और पहला टेस्ट अक्टूबर 2025 तक किया जा सकता है। ये डेवलपमेंट इंडियन आर्मी के रिक्वेस्ट पर किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने अपने प्रिसिशन गाइडेड या रॉकेट आर्टिलरी कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। गाइडेड पिनाका सिस्टम जो अभी टेस्ट हो रहा है इसका रेंज 75 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक है और ये लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सपोर्ट के लिए एक इफेक्टिव और रिलायबल सोल्यूशन साबित हुआ है। DRDO ने इससे पहले वाले गाइडेड पिनाका रॉकेट के एक्सटेंडेड रेंज और एक्यूरेट वेरिएंट के रूप में इसको डेवलप किया है और इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और GPS गाइडेड सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इससे ज़्यादा एक्यूरेसी और प्रिसिजन को प्रोवाइड करता है ताकि आर्मी अपने टारगेट्स को मिनिमल कोलैटरल डैमेज के साथ हिट कर सके। अब आने वाली एक्सटेंडेड वर्जन जिनका रेंज 120 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, ये पिनाका रॉकेट की एक अपडेटेड वेरिएंट होगा जो इसके एग्जिस्टिंग वेरिएंट से डिराइव करके बनाया जा रहा है और इससे आर्मी को बैटलफील्ड में और ज़्यादा रीच मिल जाएगी और ये उनको डीप एनिमी टेरिटरी तक स्ट्राइक करने का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी प्रोवाइड करेगा और इससे स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटीज में भी इंप्रूवमेंट होगा। इंडियन आर्मी ने DRDO से कहा था कि वो एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड पिनाका के डेवलपमेंट को एक्सलरेट करे और DRDO ने अर्जेंसी को समझते हुए काफ़ी पहले से इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। मिड 2025 तक इसकी फैब्रिकेशन को शुरू करने का फैसला किया जा रहा है और DRDO अपने टाइट शेड्यूल को मेंटेन कर रही है। अगर 2025 की अक्टूबर तक इसका टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो नया सिस्टम ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए काफ़ी जल्दी तैयार किया जा सकता है। जब ये एक्सटेंडेड रेंज वाले गाइडेड पिनाका जिनका रेंज 120 किलोमीटर ज़्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है, इनका टेस्टिंग फेज चल रहा होगा, तभी DRDO उससे भी बेहतर वेरिएंट पर काम करना स्टार्ट करने वाली है जिसका रेंज 300 से 400 किलोमीटर तक होने वाला है और 300 से 400 किलोमीटर की रेंज वाले पिनाका एक कम्प्लीटली नया डेवलपमेंट होगा जिसमें एग्जिस्टिंग रॉकेट्स की डिज़ाइन, प्रोपल्सन सिस्टम और गाइडेंस सिस्टम सभी उनसे काफ़ी अलग होने वाले हैं। जब ये ऑपरेशनल होगा तो इंडिया को एक अनपैरेलल लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड की जा सकेगी जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भी टक्कर दे सकेगी। खास करके चाइना की जो रॉकेट फोर्स है उसे काउंटर करने के लिए सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव साबित होने वाले हैं।
अगला अपडेट डीआरडीओ के 4th जनरेशन की वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लेके है, जिसको VSHORAD सिस्टम भी कहा जाता है। डीआरडीओ ने सैटरडे को अपने इंडिजिनसली डेवलप किया हुआ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का डेवलपमेंटल ट्रायल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ये ट्रायल राजस्थान की पोखरण फायरिंग रेंज में कंडक्ट किया गया था, जहां इसके लगातार 3 सक्सेसफुल फ्लाइट से इंडिया के एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज में काफ़ी बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एक मिनिएचराइज्ड मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में डिज़ाइन किया गया है और ये इंडिया के इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक नया एडिशन है। ये 4th जनरेशन की मिसाइल सिस्टम है, जिसको एरियल थ्रेट जैसे कि फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और अनमेंड एरियल व्हीकल के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और ये एक मोबाइल और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जब डेवलपमेंट ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं तो इंडियन आर्मी 2025 में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के यूजर ट्रायल को शुरू करने की उम्मीद किया जा रहा है। आर्मी को भी इस कैटेगरी की सिस्टम की 3000 यूनिट से भी ज़्यादा सिस्टम की ज़रूरत है, ताकि अपनी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को नॉर्दर्न और वेस्टर्न सेक्टर में काफ़ी हद तक बेहतर किया जा सके। इंडियन आर्मी को पहले से एक मॉडर्न वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत थी, जो पुरानी सोवियत ओरिजिन इग्ला एस सिस्टम को रिप्लेस कर सकता। डीआरडीओ का वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम आर्मी के ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को तो पूरा कर पाएगा, जिसमें इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, फास्टर रिएक्शन टाइम और मल्टीपल एरियल थ्रेट को एंगेज करने की एबिलिटी होगी और इससे इंडियन आर्मी के लार्ज स्केल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डीआरडीओ ने इस प्रोग्राम में 2 प्रोडक्शन पार्टनर को सिलेक्ट करने का फैसला किया। इस अप्रोच से प्रोडक्शन को स्केल अप किया जा सकेगा और मिसाइल सिस्टम को टाइम पर डिलीवर किया जा सकेगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की अनमेन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी कि UCAV प्रोग्राम को लेके है और अभी इस सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ साथ मिलकर स्विफ्ट और घातक जैसी UCAV को डेवलप करने पर काम कर रहे हैं। पहले स्विफ्ट UCAV एक टेस्ट प्लेटफॉर्म के रूप पर बनाया जा रहा था या डेवलप किया जा रहा था, लेकिन अब इसको एक पावरफुल 1 टन क्लास की UCAV के रूप में भी डेवलप करने का प्लान बनाया जा रहा है, जो मिनी बॉम्बर के रोल के साथ साथ इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेंस जैसे मिशन को कर पाएगा। स्विफ्ट प्रोग्राम इनिशियली एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में डिजाइन किया जा रहा था, जिसका पर्पस स्टेल्थ, एरोडायनामिक्स या अनमेन्ड फ्लाइट रिलेटेड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को वैलिडेट करना था, यानी कि जो घातक UCAV प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने वाले थे उसको पहले इसकी स्मॉल स्केल वेरिएंट में इस्तेमाल करके टेस्ट किया जा रहा था और इससे लिए गए डाटा को फ्यूचर UCAV प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था, यानी कि घातक प्रोग्राम में इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स के सपोर्ट के साथ ये प्रोजेक्ट एक फुल स्केल की ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप किया जा सकेगा, जो मीनिंगफुल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को डिलीवर कर सकेगा, यानी कि अब ये कोई टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, बल्कि सेम सेगमेंट में भी इसे एक UCAV की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। स्विफ्ट की नए वर्जन में एक इंटरनल वेपन स्टेशन भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए एक की कंपोनेंट होता है और ये UCAV प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन को भी कैरी कर सकेगा और अपनी लो ऑब्जेक्टिव प्रोफाइल को मेंटेन कर सकेगा, जो हेवीली डिफेंडेड एयर स्पेस के अंदर भी सर्वाइव करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। स्विफ्ट UCAV को पावर करने के लिए स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो वही इंजन है जिसको निर्भय मिसाइल में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन घातक UCAV की बात करें तो उसमें कावेरी इंजन की ड्राई वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाएगा और ये 13 से 14 टन क्लास का UCAV होने वाला, जो कि स्विफ्ट UCAV के मुकाबले 13 से 14 गुना बड़ा होने वाला और उसी हिसाब से पेलोड को भी कैरी करने वाला है। अब स्विफ्ट को भी डेवलप करने का फैसला शायद इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि ये साइज में काफ़ी छोटा होगा और इसका स्टेल्थ डिज़ाइन इसे दुश्मन के रडार से छुपकर रहने में काफ़ी मदद करेगा और ये दुश्मन के एरिया में जाके इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए और टैक्टिकल स्ट्राइक करने के लिए एक आइडियल वेपन साबित हो सकता है। आमतौर पर जो UAV होते हैं उनको रडार डिटेक्ट कर लेता है या आसानी से वो रडार में दिख जाते हैं, लेकिन स्विफ्ट को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है क्योंकि ये पहले तो स्टेल्थ डिज़ाइन को बेस करके बनाया गया है, साथ ही ये साइज में काफ़ी छोटा होने वाला है, जिस वजह से मॉडर्न थ्रेट के खिलाफ ये बाकी किसी भी UAV के मुकाबले एक बेहतर ऑप्शन होने वाला है। अगला अपडेट HAL और जेन इलेक्ट्रिक 404 सीरीज की एरो इंजन की डील को लेके है। अब भारत की तरफ से 2021 में जेन इलेक्ट्रिक के साथ 99 जेन इलेक्ट्रिक 404 सीरीज के इंजन के लिए डील को साइन किया गया था, जिनको दिसंबर 2023 तक HAL को डिलीवर करने का वादा किया गया था। लेकिन अभी इसमें लगभग 10 महीने डिले हो चुके हैं, पर अभी तक जेन इलेक्ट्रिक की तरफ से एक भी इंजन को भारत को डिलीवर नहीं किया गया और बार बार जेन इलेक्ट्रिक की तरफ से डिलीवरी डेट को पोस्टपोन भी किया जा रहा है, जो कि तेजस MK1 की सीरीज प्रोडक्शन पर बहुत ही नेगेटिव असर डाल रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक यहाँ पर अगर HAL चाहे तो जेन इलेक्ट्रिक के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस और पेनल्टी को लगा सकता है
क्योंकि वो अपनी शेड्यूल को एक तो मेंटेन करने में सफल नहीं हो रहे और साथ ही बार बार डिले करते जा रहे हैं। लेकिन चौंकने वाली बात यह है कि अगर HAL के पास ऐसी ताकत है या पावर है जिससे हम जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर कोई प्रेशर डाल सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं, उसके बावजूद भी HAL ऐसा कोई भी डिसीजन क्यों नहीं ले रहा है। अब कुछ इंटरनल सोर्सेज का कहना है कि ऐसा इस वजह से नहीं किया जा रहा है क्योंकि HAL का जनरल इलेक्ट्रिक के साथ काफी पुराना ट्रेड रिलेशन है और अभी आने वाले समय में तेजस MK1 से लेके MK तक इस्तेमाल होने वाले सभी इंजन को, यानी कि तेजस MK1 से लेके MK तक जितने भी इंजन हो गए सभी जनरल इलेक्ट्रिक से इंपोर्ट किया जाएगा। तो उस वजह से HAL की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन को नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक अगर HAL से नाराज हो जाता है तो फ्यूचर में हमें इसके साथ डील करने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक 404 और जनरल इलेक्ट्रिक 414 सीरीज यानी कि इन दोनों ही इंजन का फिलहाल कोई भी डायरेक्ट अल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद नहीं है। और अगर वो हमें इंजन सप्लाई करने में मना कर देते हैं तो हमारी पूरी एरोस्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम कई सालों तक डिले हो सकता है, क्योंकि हम एकदम से कोई भी दूसरे इंजन प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट नहीं हो सकते और हमारे पास दूसरा इंजन ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि मजबूरी की वजह से HAL की तरफ से भी जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि हम चाहें तो अभी जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन को ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।